यस, कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज आइडियलिज्म एंड व्हाट इज रियलिज्म, दिस आर द डिफरेंट फिलोसफीज। आइडियलिज्म पढ़ा था अपने और रियलिज्म पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट फिलोसफीज है। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी फिलोसफीज है, राइट, जैसे कि लिबरलिज्म है। बट जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे हम इसको अंदर पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म का नेक्स्ट रूप जो होगा वो लिबरलिज्म और इस तरह से। ठीक है, तो आज जो हमको पढ़ना है दैट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? कल के लेक्चर में हमने ये बताया था आपको कि भाई जब दो नेशंस आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशन। इट कैन बी बिटवीन टू नेशन आल्सो, इट कैन बी बिटवीन द नेशन एंड अ ग्रुप ऑफ नेशन। दिस इंटरेक्शन कैन बी और रिलेशन कैन बी और नेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, IMF। तो ये सब कुछ है ना जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरनेशनल रिलेशन। कुछ ग्रुप नेशंस का दूसरे ग्रुप ऑफ नेशन से इंटरेक्ट कर रहा है तो दिस इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो दो नेशंस के बीच में ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ग्रुप के साथ भी अगर आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है किसी नेशन का तो दैट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल रिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के से कुछ इंटरेक्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन से या फिर WTO से या फिर सार्क सबमिट, सार्क तो होता नहीं आजकल, ठीक है, बिम्स्टैक से कर रहा है, राइट, या फिर आप देखें ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स होने वाला है, ब्रिक्स के अंदर कर रहा है। तो अब जब इंडिया इनसे इंटरेक्ट कर रहा है तो दिस इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल रिलेशन, G20 इंटरनेशनल रिलेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी गए G7 समिट के अंदर। ठीक है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7 बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करा गया था तो वो गए। तो दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस ओनली। ठीक है, तो बायलिटरल रिलेशन भी और मल्टीलेटरल रिलेशन ऑल विल इंक्लूड इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे को एक टर्म समझनी है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? देखो, वैसे तो बहुत सारी होती है फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना, जो कि एक आदमी का नेचर डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ए, आप कहेंगे भाई साहब इसके अंदर है ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कभी बदलेगा नहीं, ये इसका बेसिक नेचर है, दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ दिस पर्सन, राइट। कि हाँ ठीक है यार, इसको गुस्सा कभी कभार आ जाता होगा पर बेसिक नेचर तो ये है कि पीस लविंग ही है, राइट। तो ऐसे ही नेशंस का कुछ बेसिक एक तरह से क्या होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होगा कि भाई मेरे को किसी भी रिलेशन, किसी भी लोग से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, किसी भी नेशन से एस्टेब्लिश करना है, तो ये मेरे दिमाग के अंदर, ये तो मेरा बेसिक नेचर है, इसको अपन बोलते हैं ना उसूल, ये मेरे उसूल है, इनको तो मैं फॉलो करूंगा। और दैट उसूल इज नोन एज व्हाट, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है कि मुझे, मान लीजिए इंडिया को किसी एक नेशन से, किसी भी नेशन से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, राइट। तो कुछ एक मूलभूत चीजें तो ऐसी होंगी, कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल तो होंगे, कुछ एक रूल्स तो होंगे जो कि ये फॉलो करेगा हर एक से जब भी इंटरेक्ट करेगा। दैट फॉरेन पॉलिसी इज व्हाट, फॉरेन पॉलिसी इज द गाइडिंग प्रिंसिपल जिससे कि एक नेशन दूसरे नेशंस के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। समझ में आ रहा है? तो फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ? फॉरेन पॉलिसी आर द गाइडिंग प्रिंसिपल बाय वन नेशंस टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद अनदर नेशंस। अब हर नेशन की अलग अलग फॉरेन पॉलिसी होगी, ठीक है, इंडिया की अलग होगी, चाइना की अलग होगी, पाकिस्तान की अलग होगी, इन सब की अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज होगी। हम क्योंकि इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हम यूपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई अमेरिकन पब्लिक सर्विस नहीं दे रहे, तो हमको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द इंडिया फॉरेन पॉलिसी, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी थी तो उस वक्त हमने क्या सोचकर हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाई होगी, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डायमेंशन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर जा रहे हैं। जब भारत को आजादी मिल गई 1947 के अंदर, और भारत की आजादी के बाद अब भारत सोच रहा है कि मुझे क्या अपने एक बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर आप कहें कि बेसिक हमारे एक तरह से क्या करने हैं कि फॉरेन पॉलिसी की प्रिंसिपल्स बनाने, जिससे कि जिसको लेकर हम क्या करें, हम जाएं और दूसरे नेशंस के साथ इंटरेक्ट करें। क्या क्या चीजें हमारे दिमाग के अंदर ऐसी होनी चाहिए, राइट। और उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट यू कैन राइट इन द एसे
You can write in the examination, means examination, whenever there is a question of the foreign policy, they can ask you कि what do you mean by foreign policy, है ना, डिफाइन फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और इंडिया के रेस्पेक्ट के अंदर फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करो, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत को फॉरेन पॉलिसी बनानी थी, और इंडिया फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और कुछ इसके प्रिंसिपल्स थे उस समय। और देखो, जब जैसे अगर आप भी जानते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो 0 to 4 years आर द फॉर्मेटिव ईयर्स, उसमें जो उसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया, राइट। इंडिया जैसे आजाद हुआ 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जो उसकी पॉलिसीज होंगी, राइट, वो जो पॉलिसी बन जाएगी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। वो जो प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, वो जो ऑब्जेक्टिव, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या था, और एक है प्रिंसिपल, उस समय जो प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा पीछे जा रहे हैं, और हम पहले सबसे पहले समझ रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा सोचा होगा कि यार मैं फॉरेन पॉलिसी बनाऊं, पर मेरी इस फॉरेन पॉलिसी कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। जैसे आपका इस क्लास करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट सक्सेस इन द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, वैसे ही हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ भी हो पर उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। और उस समय जवाहरलाल नेहरू, क्या आप भी होते तो आपने उस समय से पहले 200 साल ब्रिटिशर्स का राज देखा है। ब्रिटिश ने आकर, मतलब फॉरेनर ने आकर हमारे ऊपर अटैक करा, और हमारे को 200 साल तक गुलाम बना कर रखा, कॉलोनी बना कर रखा। ये कॉलोनी का दर्द जवाहरलाल नेहरू को पता है, प्लस सारे फ्रीडम फाइटर्स को पता है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, राइट। और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहली बात क्या सोचेंगे, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडिया फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहली बात क्या सोचेंगे कि भाई वापस से हमको कोई कॉलोनी ना बना ले, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि भाई फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि भाई हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी मेंटेन रहे। तो हम चाइना के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर ले कि चाइना हमको कब्जा ले, राइट। हम ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, ऐसा ना हो कि अमेरिका, तो सबसे पहला हमारा दिमाग में ऑब्जेक्टिव रहेगा भाई इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, पर कल को ये नहीं कि मेरा घर ही ले जाए, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो प्रिंसिपल होगा, और सॉरी ऑब्जेक्टिव होगा फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ये देखिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया फॉरेन पॉलिसी टू मेंटेन इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, राइट, एंड सोवरेनिटी। दिस हैड बीन इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया एज इट विटनेस। अब देखो इंडिया के अंदर ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर बैठा है चाइना, दो होस्टाइल नेबर बैठे हैं अपने यहाँ पर, यहाँ पाकिस्तान बैठा है। उस वक्त तो इस साइड भी बंगाल की साइड भी, बांग्लादेश की साइड भी पाकिस्तान ही था पहले। तो इंडिया जो है होस्टाइल नेबर से घिरा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि हम जब भी किसी से फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, जैसे मान लो हम रशिया से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर क्लियर कट ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई हमारे ये होस्टाइल नेबर्स हैं, राइट, और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को खतरा है, तो रशिया हमारी कुछ मदद कर देगा कि भाई, ऐसा करके। अगर हम पाकिस्तान से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो कहेंगे कि भैया हमको वर्स्ट पॉसिबल आउटकम रियलिस्ट होकर करना पड़ेगा। चाइना से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो रियलिस्ट होकर करना पड़ेगा, जो हमने नहीं करा, और जिसके कारण आप देख रहे हैं क्लियर कट, आपको दिख रहा है कि जब आप आइडियलिज्म ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है। 1962 का वार आपको बताता है। ये आइडियोलॉजीज ऐसी थोड़ी ना बनाई, जैसे थूसाइडाइडस बोल के चले गए तो ऐसे थोड़ी ना बोल के चले गए। ही वॉज वेरी रियलिस्ट पर्सन, समझ में आ रहा है। ये आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी ऐसे थोड़ा ना बना। अब 19, अब थोड़ी दिनों में अब देखो ना, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950s के साथ साथ 1949 के अंदर इसके अंदर गृह युद्ध खत्म हुआ चाइना के अंदर। इसके बाद मान लो 1950 से रिलेशन 12 साल के अंदर आइडियलिज्म फॉलो करा हमने, क्या मिला आपको, 1962 का वार। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज टू टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जो हम चाइना के साथ जब हम रिलेशनशिप में थे तो हम उसको नहीं कर पाए, राइट, ऐसी फॉरेन पॉलिसी हम नहीं बना पाए, हम थोड़ा आइडियलिज्म में चले गए, वहां पे रियलिज्म चाहिए था थोड़ा। This had become indispensable for India as it had witnessed disregard of the national political boundary and cross-border infiltration from the neighboring countries। हमारे यहाँ पर दो hostile neighbors बैठे हुए थे, ताक लगाए, समझ में आ रहा है।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ब्रिटिशर्स ने हमको क्या दिया, ब्रिटिशर्स विरासत में क्या छोड़कर आए। अगर आपको ऐसे सोचने हो कि ब्रिटिशर्स विरासत में क्या देकर गए, हमें हमें देकर गए साहब पॉवर्टी। हमें पता है क्या देके गए, अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पता है क्या देके गए, रूइंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को पूरा खराब करके चले। हमें पता है क्या देकर गए, रूइंड एग्रीकल्चर। ये ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए कि भाई देखो तुमको 200 साल राज करा है, तो विरासत में कुछ तो देके जाएंगे तुम्हें, तो ये सब चीजें देकर जाएंगे तुम्हें। वीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, रूइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके लिए अब हमारे सामने दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था कि भाई किसी के साथ भी रिलेशन करें, हमारे दिमाग में क्लियर कट एक माइंडसेट होना चाहिए। क्या माइंडसेट होना चाहिए, कि हमको इस पॉवर्टी से बाहर निकलना है, हमको अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलना है, हमको ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब चीजें करनी है, हमारी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज लगानी है, सेल भेल ट्रेड, राइट, इस तरह की इंडस्ट्रीज लगानी है। हमको एक कोर इंडस्ट्रीज का ग्रुप खड़ा करना है, राइट। हमको एग्रीकल्चर के अंदर रिवोल्यूशन लाना है, तब जाकर हमारा देश चल पाएगा। अदरवाइज कोई भी, अगर मान लो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, अगर आपके देश में ही चलता रहे, तो कोई भी देश आकर आपको वापस से कॉलोनी बना लेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हमें ये करना पड़ेगा, ये हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू के सामने, या फिर उस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके सामने, दो ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं। एक तो क्या है कि मिलिट्री डेवलपमेंट करें साहब, राइट, मिलिट्री बना ले बहुत पावरफुल, राइट। और एक हम करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। अब देखो हिस्ट्री आने लगी ना, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा आता रहेगा, सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, बार बार कुछ 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 आता रहेगा। अभी थोड़ी देर में वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी, फिर पॉलिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से आता रहेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता रहेगा। तुम कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तुम कोई 40 मार्क्स का नहीं पढ़ रहे हो पेपर, हमेशा दिमाग में ये बात ध्यान रखना। आप कुछ 250 मार्क्स का पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर, मैं आपको लास्ट के में प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमको इनके बीच में से चूज करना था। अब जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। उस वक्त गवर्नमेंट, जब हम क्या करे थे, हम एकदम से आजादी हमको मिली थी, और फ्रीडम स्ट्रगल के बाद मिली थी हमको, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद उनको ऐसा लगता था कि मिलिट्री डेवलपमेंट अगर हम करेंगे, तो फिर हमारी कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, मिलिट्री रूल आ जाएगा, राइट। और जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है उसके अंदर देखो कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान में देखो मिलिट्री स्ट्रांग है, तो सिविलियन गवर्नमेंट बेचारी घबराई घबराई सी रहती है। अभी पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज नॉट इलेक्टेड वन, कोई इलेक्ट थोड़ा ना करा गया कि लोगों ने उनके नाम पर वोट मांगे गए थे। मांगे गए थे इमरान खान के नाम पे, इमरान खान को जेल में डाल दिया, अब कौन बनेगा, ये बन गया। इसकी पार्टी का भी नहीं है, इमरान खान की पार्टी का। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री डेवलपमेंट के बीच में क्या है, हमको चूज करना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू को था कि मिलिट्री डेवलपमेंट ना करें, और इसलिए ही वाज वेरी मच रिलेक्टेंट टुवर्ड्स द मिलिट्री डेवलपमेंट। उनको मिलिट्री डेवलपमेंट कहाँ ही करना है, इंडिया को कौन मारेगा, इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री। हमारे देश में गांधी हुए थे, एक तो गांधी का इन्फ्लुएंस जवाहरलाल नेहरू पे बहुत ज्यादा था, और वो भी एक आइडियलिज्म का रीजन। बोले गांधी की देश है, बुद्धा की देश है, महावीर का देश है, इसको मिलिट्री डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है। उनके विपरीत सरदार पटेल, ये सब कुछ है ना, एक तरह से क्या है कि ये सब कुछ आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हम बता रहे हैं, यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। सरदार पटेल वॉज वेरी रियलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन टुवर्ड्स दिस अप्रोच, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको करना चाहिए, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हैवी इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें अपन को लेकर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, rapid economic development after independence, India suffered from the illiteracy, poverty, ruined agriculture, industries, food shortage, weak infrastructure, colonial economic exploitation, ये सब चीजें इंडिया के साथ हुआ। सो द नीड वाज टू डू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अटेन द सेल्फ सफिशिएंसी। तो जब भी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूंगा, तो मैं उसके साथ देखूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यार ये मेरी पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये मेरे उसके अंदर हेल्प कर सकता है क्या, एलिमिनेट तो क्या कर हेल्प कर, ये मेरे से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है क्या, ये मेरी हेल्प करेगा क्या एग्रीकल्चर में, ये मेरे को क्या हाइब्रिड सीड दे देगा क्या,
ये मेरे को क्या ग्रीन रिवोल्यूशन में हेल्प करेगा, ऐसा करके। एट दैट टाइम critical question before Jawaharlal Nehru set the priority between the economic development and the military development, and he believed that economic development is central to the stability and social development to the nations. Hence he focused on development of the heavy industries। और आप ये आपको देखने को भी मिलेगा सेकंड 5 ईयर प्लान जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, महानलोनोबस मॉडल, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी सेकंड 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स का, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पीस। अब यह है भाई, जब हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ऐसे आपको लिखना होता है, ऐसा नहीं कि पहला आप पीस एंड कॉपरेशन लिखे, नहीं, पहले टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सोवरेनिटी, खुद को तो बचा ले, पहले रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर ले, फिर तीसरा है पीस एंड कॉपरेशन, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई कोई भी हमारा बायलेटरल डिस्प्यूट होगा ना, कोई भी बायलेटरल डिस्प्यूट होगा, मल्टीलेटरल डिस्प्यूट होगा, उसको हम पीस और कॉपरेशन से करेंगे, हम कंफ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। हम ऐसा नहीं कि उठा के डंडा मार दिया, राइट, ऐसा नहीं करेंगे, हम बातचीत से करेंगे, डायलॉग डिप्लोमेसी से के थ्रू हम करेंगे, पीसफुल एग्जिस्टेंस हम क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें आप ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट्स आपके बन रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कॉन्सेप्ट्स आपके बन रहे हैं जिसको आप मल्टीपल डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। इसको रटने मत लग जाना चाहिए, एक चीजों को जैसे आइडियलिज्म रियलिज्म पढ़ लिया तो अब आपके दिमाग में वो छप गया है, क्योंकि कंसेप्चुअल डायमेंशंस के अंदर आपने करा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख लिया है, और क्वेश्चन लिखकर जो मैंने आंसर दिया आपको वो आपने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। अच्छा, डे वन से आपको ये तो पता लगा कि साहब इस बैच में बहुत मेहनत है, ये तो आपको पता चल गया है कि साहब बहुत ही ज्यादा मेहनत है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे मेहनत, तो आप डे 10 तक आपको पता चल जाएगा कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद आप क्विट कर देना, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों के साथ मेहनत करेंगे जो कि हमारे साथ डेडिकेटली। हम मेहनत तो बहुत करेंगे, देखो मैंने पहले आपको बोला रगड़ेंगे तो बहुत उस बैच के अंदर, और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम बैकलॉग्स क्रिएट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर हमको थोड़ा भी दिख गया तो हम निकाल देंगे बैच में से। हम ऐसे नहीं कि हमारी मेहनत, हम सिर्फ मेहनत करते जाएं तुम नहीं करो, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे तुमने आज कल की डेट में आंसर लिखे है ना, वैसे ही हर आंसर आपको लिखना होगा, है ना। एक दो दिन में आपके आंसर कॉपी चेकिंग बिल्कुल फ्रिक्वेंटली होने लग जाएगी, उसी दिन आपको मिल जाएगी, अभी थोड़ा सा सिस्टम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा भाई, मैं आपको आंसर दूंगा, लिख कर दूंगा, मैंने जैसे आज का भी आंसर का पूरा बना दिया है फॉर्मेट, ठीक है। तो वो मैं आप जब लिख दोगे उसके बाद उसको फॉर्मेट को पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। फोर्थ क्लास के अंदर आज आई थिंक संडे को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट इज आंसर राइटिंग, संडे का दिन आंसर राइटिंग के लिए रख लेते हैं, है ना। संडे को मैं पूरा आपको आंसर राइटिंग बता दूंगा, एक एक चीज, एक एक कोर कॉन्सेप्ट आंसर राइटिंग के विद योर कॉपीज, कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी। उसके बाद थोड़ी सी आपकी आंसर राइटिंग में शार्पनेस आ जाएगी, ठीक है। बट आप ये ध्यान रखना, जो भी आंसर राइटिंग में बताऊंगा दैट इज ओनली फॉर द जीएस परस्पेक्टिव, जो भी रूल्स मैं बताऊंगा जीएस परस्पेक्टिव से है, मतलब ऑप्शनल पेपर के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शनल, किस टाइप का आपका ऑप्शनल है उसके बेसिस पे आपका आंसर राइटिंग होगा, ठीक है। जो आपका जो भी टीचर होगा ऑप्शनल का, वो आपका डिसाइड करेगा। जैसे फिलोसफी के अंदर आंसर राइटिंग हम करवाते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट विद जीएस, है ना, उसके अंदर कुछ और रूल्स होते हैं, आर्ट का सब्जेक्ट है तो उसको आर्ट की तरह देखना पड़ता है, खैर। तो प्रमोट मतलब ये है कि हम पीस और कॉपरेशन करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि हमने ऐसा नहीं कि उठा के डंडा मार दिया किसी की, यार लड़ाई हो रही है और इस तरह से नहीं, हमको उससे डायलॉग करना है, डिप्लोमेसी करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, यूनाइटेड नेशंस के पास जाए, राइट, इस तरह से करें, आर्बिट्रेशन करें, मीडिएशन करें। और जो कि हमारे आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख रखा है, डीपीएसपी आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन मीडिएशन के थ्रू को रिजॉल्व डिस्प्यूट सॉल्व करने, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे, स्टेट शुड फॉलो दैट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग टू द स्टेट you should follow the international rules and regulations, you should solve your matter conflicts with the arbitrations, mediation, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको। तो ये है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन थ्रू इट्स बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशन, इंडिया डिफ्यूज एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट among other nations of the world. India has also supported healthy relationship with the neighbors in order to pursue peaceful existence. These objectives have been reinforced through Article 51 of the Constitution. कहीं पर भी आप आर्टिकल 51 ऐसी चीज है जो आपको लिखना होगा, ऐसे राइटिंग में कोई भी ऐसे राइटिंग है उसके अंदर पीसफुल को एग्जिस्टेंस तो हर चीज जगह चाहिए होता है ना, राइट। तो आर्टिकल 51 हमारा इस तरह से कर रहा है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको हर चीज लिखने होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारी आम भाषा के अंदर आलू, है ना। आलू देखोगे तो आलू की साथ टमाटर मिला दो, आलू के साथ भिंडी मिला दो, आलू के साथ कुछ भी मिला दो, आलू हर एक में मिक्स हो जाता है, समोसे में भी डाल दो, किसी चीज में भी डाल दो, आप किसी भी चीज में डाल सकते हो, मतलब मीठा नहीं होना चाहिए, बर्फी में आलू डाल दो तो नहीं होगा, बट
मेजोरिटी सब्जियों के अंदर आलू चल जाता है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, राइट। खैर, टू प्रोपोगेट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखो भाई, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर आप, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप कहेंगे सर डेमोक्रेसी के अंदर जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी। बट दिस इज वेरी सुपरफिशियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल बोल दोगे, राइट। डेमोक्रेसी, ये वाली डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, दिस इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सब्सटेंटिव एस्पेक्ट आपको समझना है इसके अंदर, कि जब हम कह रहे हैं कि इंडिया विल प्रोपोगेट डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी प्रोपोगेट करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि देयर सर्टेन, व्हाट, देयर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन द डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि भाई हमको जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या करना है, पीस एस्टेब्लिश करनी, हार्मनी एस्टेब्लिश करनी, है ना। देयर शुड बी व्हाट, फेयरनेस, राइट। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सबको मौका मिले, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये वाले जो प्रिंसिपल होते हैं ना, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी, राइट। तो हम कब कह रहे हैं डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने जाके इलेक्ट करा और इलेक्ट करके किसी को बना दिया, नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब दिस डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल शुड बी फॉलोड। जब हम कहते हैं ना कि भाई इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, जिस जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है मान लो इंडिया के अंदर, राइट, जिससे कि कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे मान लो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हो, सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हो जाता है, तो अपन कहते हैं दिस इज बोल्ट ऑन डेमोक्रेसी, बोल्ट ऑन डेमोक्रेसी। बोल्ट ऑन डेमोक्रेसी कैसे बोलते हैं इसको, क्यों बोला इसको बोल्ट ऑन डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म शुड बी देयर, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का है म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू काम होना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन, मल्टीकल्चरिज्म होना चाहिए सिस्टम के अंदर, मल्टीकल्चरिज्म होना चाहिए। लोग रहे डिफरेंट डिफरेंट फेथ के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, आपस में रहे, पीसफुली रहे, हार्मोनियसली रहे, भाईचारे के साथ रहे, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस हो, फेयरनेस हो, रिलीजियस प्लूरलिज्म हो, दिस इज डेमोक्रेसी। अगर आप कहें ना कि कहें कि भाई देखो, अगर हम कहें कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गए इलेक्शन दिए, आपने वोटिंग करा, वोटिंग करके आपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया, नो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं साहब, क्यों नहीं है, ये सब तो पाकिस्तान में भी होता है। हम कहें हिटलर वॉज नॉट ए डेमोक्रेटिक पर्सन, क्यों नहीं है, हिटलर डेमोक्रेट, ये सब तो हिटलर के टाइम पे भी होता था, इलेक्शन विलेक्शन ये सब। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता ही नहीं है इलेक्शन विलेक्शन, ये तो है कि एक तरह से प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, कि उस डेमोक्रेसी को करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब देयर आर सर्टेन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय द पीपल। लोग जो है वो डेमोक्रेटिक हो, और लोग डेमोक्रेटिक कब होंगे, जब आपस के अंदर लड़ाई नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ठीक है, आपस के अंदर पीसफुली रहेंगे, हार्मोनियसली रहेंगे, फेटर्निटी, राइट, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब टर्म्स जो होंगे पॉलिटी के अंदर आएंगे। पर अभी डेमोक्रेसी का एक बेसिक मीनिंग, अभी मैं पूरा आपको बता भी नहीं रहा डेमोक्रेसी, मैं आपको डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ कि हम जब कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसा नहीं कि कुछ थोप रहे हैं, हम अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, इंडिया बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैज ऑलवेज सपोर्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Indian diplomats have always believed in the peaceful means and persuasions as so as to introduce democratic system of the world with different countries in the world, है ना, persuasion के थ्रू करते हैं, peaceful means and persuasion। ऐसा नहीं कि भाई जैसे ट्रम्प बोलते हैं कि भाई इसके अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उसके ऊपर अटैक कर दो भाई, अटैक करके वहां की गवर्नमेंट हटा के फिर बोलेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब ही पीस है, हार्मनी है, रेस्पेक्ट है, राइट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, ये है डेमोक्रेसी का मतलब। तो हम बाय परसुएशन कर रहे हैं, पीसफुल मीन्स कर रहे हैं,
I hope you are getting this point. So this all you have to keep in your mind. These are the foreign principles, policy objective, sorry, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। ये फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है जो कि उस डायमेंशन में उस वक्त हमने इसके अंदर रखा था। हाँ, अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और भी चेंज हो गए, बहुत सारे प्रिंसिपल और भी चेंज हो गए, बट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हम और सारे प्रिंसिपल्स और सारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को धीरे 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 समझते जाए। आई होप दिस इज क्लियर। एनीबडी इज एनी डाउट इन दिस? तो मैंने क्या बताया, डेमोक्रेसी के, सॉरी, मैंने ये बताया फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फॉरेन पॉलिसी इज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर हम किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं दूसरे लोगों से या फिर दूसरी कंट्रीज से, दैट इज नोन एज फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये था टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, जो आज भी है फर्स्ट और फॉरमोस्ट, क्योंकि हमारे पास एक तो हॉस्टाइल नेबर्स है, भगवान की दया से दो हॉस्टाइल नेबर्स हमारे चल, और तीसरा बन रहा है बांग्लादेश। समझ में आ रहा है? श्रीलंका बचा हुआ है, श्रीलंका भी कभी भी निकल सकता है, कुछ पता नहीं, राइट। हॉस्टाइल नेबर्स है, तो हमको अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करनी पड़ी, ठीक है। पड़ोसी अगर अच्छा मिल जाए तो आपका आधा जीवन अच्छा निकल सकता है। पड़ोसी गलत, क्योंकि पड़ोसी को आप नहीं बदल सकते, आप अपने फ्रेंड सर्किल को बदल सकते हो, पर पड़ोसी को नहीं बदल सकते। अब नेबर में हमको मिले हैं बहुत खतरनाक दो पड़ोसी। दूसरा, हमने रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी कि हमारे पास पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, फूड इनसिक्योरिटी वाज देयर, फूड शॉर्टेज वाज देयर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज देयर। तो उसको हम किस तरह से जल्दी से जल्दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करें, दिस इज द आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस एंड कॉपरेशन एस्टेब्लिश करना वर्ल्ड के अंदर, है ना, हर चीज को आर्टिकल 51 अपन ने इसके अंदर बढ़ाया। फिर आपका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश करना वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड के अंदर पीस, हार्मनी और ये सब चीजें हैं, राइट। तो दिस आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। देखो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, है ना। यहाँ पे बड़ा ही, हमारी क्लास में बड़ी डेमोक्रेसी है, राइट। आप लोग कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी चैट में लिख दो, फिर मैं उससे आपको अगर वॉइस में भेजना है तो भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन डिस्कस एनीथिंग, बट मुझे ये भी पता है कि जिस जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर डाउट आना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आते हैं, डाउट तो आनी चाहिए, राइट। तो हम पूछ सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी? और इन प्रिंसिपल्स के अंदर हम दो प्रिंसिपल इसके अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज पंचशील और नॉन अलाइनमेंट। पंचशील के बाद के ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का, एक बार तो शॉर्ट नोट्स आ गया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर तो एक बार ऐसे राइटिंग आ गई, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर के अंदर शायद। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स, ये दोनों प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त हम ये दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट क्या है और पंचशील प्रिंसिपल्स क्या है? पंच का मतलब होता है 5, शील का मतलब होता है, शील एक मतलब जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेज आपकी शील, अपना आपका स्वभाव शील हो जाता है, पीस, है ना, पीसफुल हो जाता है। फिर कोई आपको कुछ भी बोलेगा तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दैट इज पीसफुल। 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस, पंचशील एग्रीमेंट्स। और पंचशील एग्रीमेंट के अंदर, अब पंचशील एग्रीमेंट मतलब क्यों, ये डिफाइन करता है कि देखो भाई, भारत का बेसिक नेचर क्या है। भारत का बेसिक नेचर ये है कि वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी आर लैंड ऑफ गांधी, है ना। हमारे अंदर ही, मतलब अंदर हमारे जो आ, गुण आए वो महावीर, बुद्धा, गांधी, इनसे जो गुण है वो पीस के आए साहब। हम चाहकर भी नहीं लड़ सकते। आपने देखा होगा, इंडिया कभी भी एग्रेसर हुआ ही नहीं आज तक अपने देश, किसी ने पहले से अटैक कर दिया तो हम हुए, अदरवाइज हम एग्रेसिव कभी हुए नहीं कि हमने किसी कंट्री के ऊपर जाकर अटैक करा हो, है ना, जैसे ये करता है यूएसए करता है, ठीक है। ऐसा तो कभी हमने सोचा भी, जैसे वेनेजुएला के साथ अभी हुआ है, अभी तो रिसेंटली में आप देख ही रहे हैं सब कुछ। तो वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, महावीर, दैट्स व्हाई वी आर सो नॉट सो मच एग्रेसिव। हमारा एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बना है, जो ये है कि हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो लड़ा है, अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो करा है, वो फ्रीडम स्ट्रगल ऐसा नहीं हमने उखाड़ के फेंक दिया साहब, है ना, ब्रिटिशर्स को सबने मार के भगा दिया, ब्रिटिशर भागते हुए गए।
अगर ऐसा होता तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल होता वो था एग्रेशन, पर हमने हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो भी हमने अगर देखिए तो नॉन वायलेंटली फॉलो करा है, नॉन वायलेंस की। समझ में आ रहा है? तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल रहा है, हम 200 साल तक जुल्म सहते रहे, राइट। बाकी गांधी जी ने सहना सिखा दिया, ठीक है। कुछ अहिंसा के प्रिंसिपल्स, बुद्धा, महावीर, किसी के ऊपर पहले से अटैक नहीं करना। इसलिए अगर आप देखेंगे कॉमन लोग भी जो होंगे आपस में लड़ लेंगे, पर किसी और के ऊपर अटैक करने से पहले पीस लविंग होते हैं अपन इंडियंस, राइट। ऐसे एग्रेशन में नहीं होते। तो आप यहाँ पर देखो, पंचशील एग्रीमेंट, बेसिस ऑफ पंचशील पॉलिसी। अब देखो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर पाकिस्तान में भी तो इंडियंस है, पर पाकिस्तान के अंदर देखो आप कि बीच के अंदर मूवमेंट जो था ना बड़ा वायलेंट हो गया था, पार्टीशन का मूवमेंट, और वो पाकिस्तान लेने के लिए हुआ था। पाकिस्तान लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। बंगाल किलिंग्स, समझ गए? तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो आजादी हुई है, पाकिस्तान जो बना है नया नेशन, वो लड़के बने हैं, वो लोग लड़कर बने हैं। समझ में आ रहा है? हमने नहीं कहा कि लेके रहेंगे हिंदुस्तान और ऐसा करके, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं चला था। पर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पाकिस्तान, इसलिए इनके अंदर अभी तक एग्रेशन, इनको लगता है लड़ने से सब काम हो जाए, किसी को डरा देंगे, धमका देंगे, अभी बोला हाथ काट देंगे इंडस वाटर ट्रीटी को, अगर इंडस वाटर। अब ऐसे कोई, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज होती है? आपने देखा है कभी कि सर फोड़ दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा? ऐसे क्यों कोई इंडियन डिप्लोमेट को सुना है हम हाथ काट देंगे? समझ में आ रहा है? पानी नहीं दिया तो हाथ काट देंगे। इनके अंदर ऐसे ही, देश नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे, मार देंगे, किलिंग कर देंगे। तो वहीं से तो आ रहा है। आप सोच रहे हैं कैसे एक बेसिक नेचर बन रहा है एक कंट्री का। पहले क्या कहा था इन्होंने, लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगे थे ना। बंगाल किलिंग्स हुई थी इसी पॉइंट पे हुई थी ना। मोहम्मद अली जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन प्लान आया था, इसी पॉइंट पे आया था। आज भी देखो, आज भी यही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि है ही ऐसे, बना ही ऐसा है, ओरिजिन ही ऐसा हुआ है। हमारा ओरिजिन हुआ है महावीर से, पीस से, और महावीर से, बुद्धा से, रह दे काम थोड़ा बहुत गांधी जी कर दे, तो हमारे खून में है ही नहीं साबित। दिक्कत ये है। तो यहाँ पर देखो, बेसिस ऑफ पंचशील पॉलिसी, जो हम पंचशील एग्रीमेंट कर रहे हैं, पंचशील पॉलिसी कर रहे हैं, वैसे पंचशील के ऊपर बड़ा है, एक तरह से ये है कि ये पंचशील हमारा है कि हमारा है। चाइना बोलता है हमारा है, हमारे प्रिंसिपल है। इंडिया बोलता है हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। चलो आगे चलकर हम समझते हैं। नेहरू पैशनेट अपोजिशन ऑफ वॉर एंड थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू बोलते थे भाई वार वार क्यों करना है भाई, पीसफुल रहेंगे ना। अरे चाइना नहीं करेगा युद्ध भाई, समझो बात को भाई, ये अपना ऐसे, उनका एक तो उसका आइडियलिज्म ही खत्म नहीं होता है, राइट। एंड थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। अगर वायलेंट स्ट्रगल रहा होता, हमने आजादी हमने लड़कर ली होती, खून खराबे से ली होती आजादी, अंग्रेजों को मार दिया होता, ऐसा कुछ करा होता, पर नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ठीक है। बीच बीच में मूवमेंट्स हुए, जैसे 1942 में अगस्त क्रांति के अंदर हुआ, पर ये तो छुटपुट, ऐसा नहीं हुआ ना कि एंड रिजल्ट क्या हुआ। एंड रिजल्ट तो भाई डिप्लोमेसी के थ्रू हुआ था, राइट। एक्ट ही बना के गए थे वो, ऐसा नहीं भाग के चले गए। गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, इंडिया इज द लैंड ऑफ द बुद्धा एंड महावीर, सो अवर कल्चरल फिलोसफी प्रमोटेड दिस प्रिंसिपल। और पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कॉपरेशन। और 5 प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल आएंगे, आइए समझते हैं। ये सारे प्रिंसिपल है ना, एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भाई एज इट इज याद नहीं करेंगे काम चल जाएगा, नहीं, एज इट इज कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं। ये जो प्रिंसिपल है इसमें 5 पॉइंट है, तो 5 के 5, जो 5 के 5 है वो 5 के 5 याद रखने पड़ेंगे। पहला ये है कि मान लीजिए हम किसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, तो हमको चाहिए फुल इज्जत, फुल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल, हम भी करेंगे, हमें चाहिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ठीक है। कि ना तुम हमारी टेरिटरी में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को हैम्पर करोगे, ना हम तुम्हारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को हैम्पर करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ऐसा है कि भाई दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, दोस्ती कर रहे हैं, दैट्स फाइन। पर तू कल को ऐसे बोलने लगे यार तुम्हारे घर में तो ऐसा होता है, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आप जाके बात करने लगे घर वालों से, अरे आंटी क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा भाई। घर में नहीं घुसोगे जबरदस्ती, मतलब हमारा घर में कुछ हो रहा हो ये हमारा प्रॉब्लम, तुम्हारे घर में कुछ हो रहा हो ये तुम्हारा प्रॉब्लम। तो इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, इंटरनल अफेयर्स के अंदर नॉन इंटरफेरेंस रखना है।
म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ऐसा नहीं कि भाई तू मेरी जमीन दबा ले। तो हम जब तेरे साथ पंचिल एग्रीमेंट साइन, पंचिल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से इस तरह से कह रहे हैं कि हम आराम से भाई एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट देंगे फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि हम तेरे घर में, मेरे को क्या लेना देना भाई, तेरे घर में क्या बना है, दाल बनी है कि पनीर खाता है, तो मेरे को क्या मतलब। ठीक है, तेरे घर वाले कैसे हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, मेरे को क्या मतलब है भाई। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे कंट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर हमने कुछ कर दिया, ठीक है, इस तरह सरकार ने कोई एक्शन ले लिया ग्रुप ऑफ पीपल पे, नक्सलाइट पे एक्शन ले लिया, मान लो उनको मार दिया, तो ऐसा नहीं कि अरे भाई ये तो मार दिए हैं, ये ऐसा कर दिया, जैसे हमारी कश्मीर पॉलिसी है, ये हमारे घर का मैटर है भाई। तो वी विल एक्सपेक्ट अदर कंट्रीज कि डू नॉट इंटरफेयर इन अवर पर्सनल अफेयर्स। समझ में आ रहा है? तो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी तरह से याद होगा ये जो जैसे जिस स्टाइल में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह से ये याद होगा। दूसरा ऐसा है कि भाई अब ठीक है यार, दोस्ती बन गई अपनी, अपन दोस्त बन गए, पर हो सकता है कुछ खिटपिट हो जाए। खिटपिट हुई तो उन्हें लट उठा के मार दे सर पे, ऐसा नहीं करना है। एग्रेशन नहीं दिखाना है फालतू का, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। एग्रेसिव नहीं रहना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। एक रिलेशन ऐसा होना, तो ये तीन चीजें आपको समझ में होगी। पहले तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द ईच अदर टेरिटरीज, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। दूसरा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है। तीसरा क्या बोला हमने? नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। चौथा कि देख भाई, आपने ये सब चीजें कर रहा है कि टाइटल रेस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर वो आपको यूज करे जा रहे हैं। भाई थोड़ा पैसा दे दे, भाई थोड़ा पैसा दे दे, भाई थोड़ा दे दे यार, लौटा दूंगा भाई, मैं लौटा दूंगा। हाँ, तेरी टेरिटरी का रेस्पेक्ट करूंगा मैं, तेरे से कभी लड़ाई नहीं करूंगा, तेरे इंटरनल मैटर में मेरे को कोई मतलब नहीं, थोड़ा पैसा दे दे। ऐसे कर करके आपका फायदा उठा लिया उसने। नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए साहब, म्यूचुअल बेनिफिट। इक्वलिटी एंड कॉपरेशन होना चाहिए, किसकी बेसिस पे? म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि तू ही फायदा उठा लिया भाई, हमको नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट। और लास्ट में एक पॉइंट और है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सारे के सारे आपको इस तरह से याद करने, जब भी आएगा फाइव प्रिंसिपल क्या है, तो ये प्रिंसिपल्स है। ठीक है, इस तरह भी लिख दोगे और इस तरह से बनाकर भी लिख दोगे तो चलेगा वो। देखो एक चीज हम आपको बता रहे हैं, अभी आंसर राइटिंग पूरी क्लास होगी। आंसर राइटिंग के अंदर इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट, सॉरी, और कंक्लूजन, ये आपका पैराग्राफ में रहना चाहिए। बाकी सब आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, इस तरह का बनाकर लिख देना है ना, ऐसे करके, राइट, या फिर टेबल के फॉर्म में लिख देना है। पॉइंट्स में तो लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखना। बॉडी पार्ट भी पैराग्राफ में लिख दिया ना तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो दिखने में अच्छा नहीं लगता यार, कौन पढ़ेगा इतने पैराग्राफ को। फिलोसफी में ठीक है, आर्ट का सब्जेक्ट मेरे को, क्योंकि मैं मतलब उसका ऑप्शन पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं कुछ, तो उसके अंदर ठीक है, उसके अंदर सिस्टमेटिक ही चाहिए। पर यहाँ भी तुम अगर पैराग्राफ में लिखने लग गए, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पॉइंट्स यूज करो। बॉडी पार्ट इज शुड बी मोस्ट इनोवेटिव पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का बनाकर भी यूज कर सकते हो। राइट, पूरा बताऊंगा मैं, एक एक चीज बताऊंगा आप, आज के क्वेश्चन में ट्राई करना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम पूरी ड्राइंग की कॉपी बना दी, ये बना दिया, और दूसरा पॉइंट लिखना है उसके लिए ये बना दिया, तीसरा पॉइंट लिखना है उसके लिए ऐसे। थोड़ा इनोवेशन करना है। जैसे आपने पॉइंट्स में लिख दिए, दैट इज फाइन, पॉइंट्स में तो लिखना ही है। फिर आपने एक कोई स्ट्रक्चर बना दो किसी भी पार्ट का, या तो आपको मान लो इसके अंदर पंचिल में लिखना है तो पंचिल का बता दो, या तो उसकी रेलेवेंस लिखनी है उसके अंदर बता दो, क्रिटिसिज्म लिखना है उसके अंदर बता दो, कुछ भी आपको बताना है वैसा आप बता सकते हो, पर एक ही डायग्राम बनाया करो। ऐसे नहीं 10-10 डायग्राम। हाँ, ज्योग्राफी के अंदर यू कैन फ्रेम मोर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, है ना। पिक्चर तो बनाना, पॉइंट्स में लिखना है, पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा, उसकी अलग
से आंसर राइटिंग अपन समझा दें। पर और के अंदर ऐसे नहीं कि चार पांच आपने लगा दिए भाई, ये इसमें इसमें ही निकाल दिया भाई, ऐसे ही लिख लिख के कर दिया सबका, ऐसा नहीं। थोड़ी मैच्योरिटी देखो, हम ये कर क्यों रहे हैं, हम तो लिख रहे थे सर पैराग्राफ में, मैच्योर तो आदमी पैराग्राफ में लिखता है सर, पर हमको टाइम तो दो लिखने का, हमको स्पेस तो दो लिखने का, हम तो लिख दें। तो आपके पास स्पेस और टाइम की कमी है, तो यू हैव टू डू द इनोवेशन। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे एक बार तुम कर लो, है ना, थोड़ा थोड़ा चीजें कर लो, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे उस चीज को करना है, वो सब चीजें हम आपको बताते हैं। तो संडे को हम आपकी पूरी फुल फ्लैज एक आंसर राइटिंग क्लास रहेंगे, और दैट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। वो क्लास को आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। चलो, तो ये है म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ये सब चीजें हैं, राइट। और पंचशील एग्रीमेंट हमने 1954 के अंदर किससे साइन करा था, पहली बार चाइना से साइन करा। चाइना कहता है कि भाई ये हमारा एग्रीमेंट था, हम अपनी पॉलिसी मेकिंग, ये भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसको मानता है, चाइना पीसफुल को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ये सब, है ना। और इंडिया भी इस तरह से मानता है, इंडिया बोलता है कि हमारा, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, पंचशील एग्रीमेंट वाज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना ऑन 29 अप्रैल 1954। Its official name was Agreement on Trade and Intercourse between the what Tibet region of China and India. Right? I hope this is clear. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पहला आपने एग्रीमेंट अपन ने सही साइन करा, अब अपनी फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट बन गया, प्रिंसिपल बन गया, इंपॉर्टेंट उसूल है भाई, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, ऐसे हैं हम, राइट। और ये तो हमारा है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सोवरेनिटी, हमारे देश में दखल मत करना, हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें, इसका मतलब नहीं हाथ पकड़ के पूरा घर में घुस जाए, राइट। और दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, राइट। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ऐसा नहीं यार तुम डंडा तो नीचे रखे यार, डंडे की बिना बात ही नहीं कर रहा है, राइट। ऐसा कोई हो गई गलत बात तो अपन बातचीत करके सुलझा सकते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द फाउंडेशन, आपके ये इंटरनेशनल रिलेशन का फाउंडेशन बन रहा है। ये पहली दो तीन क्लासेस होती है फाउंडेशन, कल से अपन इंडिया और चाइना स्टार्ट कर दें, है ना। अब समझो इसका क्या इंपॉर्टेंस, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंस और व्हाट आर द गुड पॉइंट्स फॉर दिस। तो ये है कि भाई, एक तो ये है कि हमारा ये फाउंडेशन है, अब ये चीज तो आप समझ जाओगे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वांट टू बिल्ड अ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग मिलिट्री अलायंस और यूजिंग फोर्स, ठीक है। पंचशील प्रिंसिपल्स बिकम वन ऑफ द गाइडिंग आइडियाज ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज बाय एम्फसाइजिंग ऑन रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, ये सब चीजें। These principles continue to influence India's diplomatic approach even today. India supports peaceful dialogues in the international dispute. एक तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये है कि प्रमोशन ऑफ पीस, पीस का प्रमोशन कर रहे हैं। पंचशील promoted the idea that international disputes should be resolved through the dialogue, negotiations, diplomacy, rather than the war or the military force. Avoid aggressions, respect each other, maintain peaceful. This reflect India's belief in the peace is essential for the development in the international सिक्योरिटी, राइट। फिर तीसरा है बेसिस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब आपको ये कि साहब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, तो ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था। उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल्स थे, ये सारे के सारे प्रिंसिपल उसके अंदर थे, राइट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के 10 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें 5 प्रिंसिपल तो डायरेक्टली इसके हैं पंचशील एग्रीमेंट के, तो आप कह सकते हैं कि बेसिस है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। ये सब चीज आप देख लेना, अभी पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सेकंड प्रिंसिपल अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। अब देखो, अभी यहाँ पर Xi Jinping lauded relevance of the Panchsheel to end the world conflict, call for consolidating global south, right? इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये अपने मानते हैं, हम अपना मानते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन आपको पंचशील पे आज करना है। अब देखो, मैंने आपको आइडियलिज्म पढ़ाया था कल, रियलिज्म पढ़ाया था। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस आइडियलिज्म और रियलिज्म, और ये आएगा, ये क्वेश्चन तो 3-4 साल बाद आएगा जीएस के पेपर के अंदर, यूपीएससी पीएसआईआर के ऑप्शनल के अंदर, तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पीएसआईआर ऑप्शनल के अंदर, आइडियलिज्म और रियलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको इसके बारे में पता होना ही होना पड़ेगा, नहीं पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। द पंचशील एग्रीमेंट रिफ्लेक्टेड इंडियाज आइडियलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। हो गया काम। अगर आइडियलिस्टिक अप्रोच का मतलब ही नहीं पता तो क्वेश्चन को गलत डायरेक्शन में ले जाओगे। इन लाइट ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रेलिवेंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुडे। समझ में आ रहा है? आज के जमाने में इसका क्या रेलिवेंस है, ये अपन को इसके अंदर देखना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच का मतलब, आपने ये देख लिया आइडियलिस्टिक को नॉर्मल वर्ड पढ़ लिया ना, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
तो पहले तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, जब ऐसे स्टेटमेंट लिखे होते हैं ना, ये स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, इस स्टेटमेंट को लिखने का क्या है सिग्निफिकेंस? ये सिग्निफिकेंस है कि आप ये बताएंगे पंचिल एग्रीमेंट और आइडियलिस्टिक अप्रोच, इनको लिंक करेंगे कहीं से। फिर आपको क्या करना है, लाइट ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज चेंज हो रही है ना, क्रिटिकली एग्जामिनिंग रेलिवेंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आज की डेट में क्या है भाई, आज की डेट में अगर हम देखें, कोई ऐसा पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा है, और कोई रियलिस्ट बना घूम रहा है। समझ में आ रहा है? अमेरिका को देख लो, रशिया को देख लो, चाइना को देख लो, किसी को भी देख लो। और इसके अंदर अगर सामने वाला, अब इसके अंदर तो वर्ड था ना म्यूचुअल, अब सामने वाले तो ऐसे हो रखे हैं, तो म्यूचुअल कैसे करें भाई? आप तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर लेंगे, कल वो धमक कर आ गया भाई डंडा लेके। तो इसमें आपको कैसा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बैलेंस लिखना, ऐसा नहीं कि रियलिज्म को छोड़ो भाई साहब, उठा लो लट। साहब आज का जमाना लट का ही है, जब तक किसी के दो तीन छित्तर नहीं पड़ेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा उसको। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ऐसा नहीं करना। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कुछ डिप्लोमेसी के अंदर आप एंटर कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपको आंसर लिखना है, ठीक है? तो लिख कर बताना अगेन। और यहां पर एक चीज देखो, क्रिटिकली एग्जामिन दे रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब इसकी कुछ ये बताना पड़ेगा कि आज का जमाना ऐसा नहीं है ना, उसकी कुछ लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि भाई देखो, हम आइडियलिस्ट पेंशिल एग्रीमेंट हमने एक कंट्री साइन करा था और उसके साथ ही वार हो गया, फिर इतना आइडियलिस्टिक भी नहीं होना है। फिर कंक्लूजन में क्या है, इतना आइडियलिस्टिक भी नहीं होना है, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म तो होना चाहिए जीवन में, ऐसा। अब देखते हैं आप इसको कैसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, आप तो लिख सकते हो आराम से। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है? तो हमारा फॉरेन पॉलिसी देखो, हमने रियलिज्म पढ़ लिया, हमने आइडियलिज्म पढ़ लिया, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लिया, हमने प्रिंसिपल्स फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया। प्रिंसिपल के अंदर पहला अपन ने पॉइंट पढ़ लिया, क्या पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, पंचशील एग्रीमेंट। अब दूसरा पॉइंट जो प्रिंसिपल में था, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक बेसिक डायमेंशन क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी हमको कोल्ड वार पॉलिटिक्स के अंदर जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, जितना भी जीएस में रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर देखो, आप चलो 1940s के अंदर, ठीक है, 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है? यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज थी, वो वीक हो गई, राइट? जो पावरफुल कंट्रीज, जर्मनी जैसे था, तो वो वीक हो गया बहुत। तो अब यूरोप के अंदर तो इतना पावर सेंटर बचे नहीं, ठीक है? पावर सेंटर कहाँ बचेंगे? पावर सेंटर बचेगा अमेरिका के पास। अमेरिका हीरो बन चुका था इसमें, हिरोशिमा नागासाकी करके, राइट? और अमेरिका के साथ साथ रशिया के पास ये पावर सेंटर। रशिया उस वक्त क्या करने करने लग गया था, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया ने अपना टेरिटरी इस तरह से एक्सपेंड कर दिया था कि वो एक तरह से एक यूनियन बन गया था, राइट? बहुत सारी कंट्रीज का एक यूनियन। समझ में आ रहा है? तो वो जब हुआ, राइट, तो दो पावर ब्लॉक्स बन गए। अच्छा, ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? कोल्ड वार का मतलब यह है कि हम ऐसे लड़ नहीं रहे, शीत युद्ध है, हम आपस के अंदर एक तो लड़ रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन अभी लड़ रहे हैं, तो दैट इज नॉट द कोल्ड वार। पर लड़ नहीं रहे, पर फिर भी लड़ाई में ऐसा होता है ना, घर में जैसे बातचीत बंद कर दी, तू ऐसे कर रहा है, मन ही मन में कर रहे हैं, तू ये ऐसा कर रहा है, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, कर रहे हो, सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, इसने ऐसा करा, अब मैं ऐसा करूंगा, देखना इसको, ओ भाई गेम खेल रहा हूँ, माइंड गेम खेल रहा हूँ। दैट इज नोन एज कोल्ड वार, कि वार नहीं है पर कोल्ड वार। तो उस वक्त दो सुपर पावर इमर्ज होंगी, एक तो अमेरिका है ना, और एक रशिया। रशिया क्या करेगा, बहुत सारे और भी कंट्रीज को अपने साथ बना लेगा, और इसको अपन बोलेंगे यूएसएसआर।
और रशिया जो होगा, अमेरिका जो होगा, उसकी भी बहुत सारी एलाइज होंगी, अमेरिका की भी बहुत सारी एलाइज होंगी, पर ऐसे यूनियन सा नहीं बनाएगा। ठीक है। अच्छा, रशिया के अंदर ये जो रशिया की टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि एक अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो करेगा। देखो, कोई भी एक ग्रुप बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और ये भी अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है। इसकी आइडियोलॉजी का नाम जो है, दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटलिज्म। इसकी आइडियोलॉजी का नाम जो है, दैट इज नोन एज सोशलिज्म। और उसका ही एक और फॉर्म है सोशलिज्म का, दैट इज नोन एज कम्युनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो आइडियोलॉजी है। इन आइडियोलॉजी के बीच में टकराव हो रहा है, पर टकराव ऐसे नहीं हो रहा कि डंडा लेके मार रहा है। टकराव ऐसे हो रहा है कि आपस के अंदर ये दोनों कोल्ड वार के अंदर है। दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं, रियलिज्म को फॉलो हो रहा है, रियलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। कोई ट्रस्ट नहीं है दोनों के बीच में। दोनों स्केप्टिक माइंडसेट से कि इसने ऐसा करा तो ये ऐसा करा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, कोल्ड वार पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। कोल्ड वार was a period of the intense political, ideological, economic, technology, and military rivalry between the United States of America and the Soviet Union, ठीक है, यूएसएसआर, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट, जिसको अपन सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1947 से 1991 तक, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर था। कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द टू सुपर पावर नेवर फाउट ईच अदर डायरेक्टली, है ना। Instead, they competed through the proxy wars, military alliance, economic espionage, propagandas, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म रेस, वो सब चीजें इसके अंदर। तो अगर हम देखेंगे सोवियत यूनियन जो होगा, उसके अंदर ये 15 नेशंस थे, ठीक है। रशिया को मिला के 14 और कंट्रीज है। यूक्रेन वाज आल्सो द पार्ट, वंस अपॉन ए टाइम। यूक्रेन एसएसआर, जॉर्जिया एसएसआर, बेलोरसिया, पहले बेलारस को बेलोरसिया बोलते थे, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी की सारी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दिस आर द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, ये सारे के सारे। और सबसे बड़ा इनमें था रशिया, राइट। और ये सब इसके साथ ये 15 नेशन सोवियत यूनियन के। वेस्ट के अंदर हम देखें, वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर यूएसए और उसके अलायंस थे, ये सब कंट्रीज थे, पर कोई यूनियन नहीं था। ये थे कि ये हमारे दोस्त हैं। तो मतलब वर्ल्ड इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। एक तो हम बात करें किसकी, एक बात करें हम यूएसए की, यूएसए एंड इट्स अलाइज, और दूसरी हम बात करें यूएसएसआर। ठीक है। और यूएसए और इसके अलाइज और यूएसएसआर, इस तरह से ये हो गया वर्ल्ड। और ये चाहते हैं यूएसएसआर कि हमारे साथ वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसी तरह से यूएसए भी चाहता है कि हमारे साथ भी वर्ल्ड की कंट्रीज है। मतलब दो पावर ब्लॉक्स बन गए, डिपेंडिंग अपॉन द आइडियोलॉजी। ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है? कैपिटलिज्म। और ये जो फॉलो कर रहा है, दैट इज सोशलिज्म। समझ में आ रहा है? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, वैसे हम सोसाइटी के अंदर और मल्टीपल डायमेंशन पढ़ेंगे, बट अभी हल्का सा एक आपको आइडिया दे रहा हूं बस, कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है, राइट। देखो, कैपिटलिज्म में क्या होगा? कैपिटलिज्म के अंदर देखो, अगर अपन ऐसे देखें, स्टेट का क्या बेसिक रोल रहता है? स्टेट का बेसिक रोल रहता है कि एक तो पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करें, सोशो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करें, राइट्स प्रोवाइड करें, राइट, और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। दैट इज वेरी वेरी, कल पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होना चाहिए, राइट। ये स्टेट का सोशो इकोनॉमिक राइट। सोशो इकोनॉमिक राइट का मतलब, मान लीजिए कोई गरीब है, ठीक है, तो गरीब है, अब इसका खाने पीने का नहीं है, तो उसको फ्री में खाना दे दिया, इसको थोड़ी जमीन का टुकड़ा दे दिया कि भाई जीवन यापन कर ले अपना, राइट, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, है ना, गरीब आदमी को। कोई ऐसा है कि मान लीजिए लोअर कास्ट, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन सोशो इकोनॉमिक राइट में काउंट होगा, राइट। तो इसको इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर दी। कोई गरीब आदमी है, उसको लैंड का टुकड़ा दे दिया, उसको कोई रिसोर्सेज दे दिए, उसको राइट टू एजुकेशन दे दिया, राइट टू स्किल दे दिया, राइट, इस तरह की कुछ चीजें दे दी, उसके लिए स्कॉलरशिप चला दी।
उसको बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले उसको, इसलिए उसको क्या कर दिया, बिजनेस खोलने का, एंटरप्रेन्योरशिप का उसका कुछ स्कीम चला दी। ठीक है, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, राइट, वो SC ST OBC वुमेन्स के लिए है। तो जो भी डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अगर आप क्या कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आप कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ आपको इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ा रहा, सारी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसको सोसाइटी के अंदर अपन बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, बट अभी थोड़े से डायमेंशन सुन लो उसके अंदर। तो ये आप देखो, स्टेट जो है उसके काम क्या है, इसके काम है पॉलिटिकल और ये सब काम करना स्टेट का, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या है, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब वो राइट्स जो कि हर एक के पास होते हैं, मतलब इसके अंदर ये नहीं देखेंगे अमीर गरीब और इस तरह की चीजें नहीं देखेंगे। जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, अगर हम ऐसे देखें कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज अ पॉलिटिकल राइट। बट राइट टू एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आ जाए कि SC ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो दैट विल बिकम सोशो इकोनॉमिक राइट, दैट rider or that thing will become the socio-economic rights, and that provision will become socio-economic rights। ठीक है, कि राइट टू वोट है जैसे, दैट इज पॉलिटिकल राइट। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, दैट इज पॉलिटिकल राइट्स। तो आई होप दिस इज क्लियर, सोशो इकोनॉमिक राइट्स का होता है। अब अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऐसे कहे कि साहब मैं तो सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगी भाई, और पॉलिटिकल राइट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगी, सोशो इकोनॉमिक राइट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूँ, तो दैट स्टेट इज ए लिमिटेड स्टेट। उस स्टेट को हम लिमिटेड स्टेट बोले। और उसका मतलब पता है क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई देख रामलाल, तो अपना काम अपने हिसाब से देख ले, स्टेट विल नॉट हेल्प यू, स्टेट आपको हेल्प नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे इजी एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ क्लास के अंदर वो ये है, एक 100 मीटर की रेस है और दो दो लोग हैं A और B, इनको दौड़ लगानी है, 100 मीटर की रेस है। अब 100 मीटर की रेस में A जो था ना, उसके पापा ने तो जैसे ही पैदा हुआ था ना, उसके पापा ने देख के ही बोल दिया मेरा बेटा एथलीट बनेगा। ठीक है, इसके लिए हर तरह का सप्लीमेंट्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हर तरह से आप देखेंगे कि ट्रेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि बी जैसे ही पैदा हुआ, ये एग्जांपल हमें बहुत काम आया है ना, पूरे अपने कोर्स के अंदर काम आया। बी जो होगा ना, पैदा होते इसके पैरों में बेड़ियां बांध दी, पैरों में बंधन है, राइट, बेड़ियां बांध दी। इन दोनों को एक दिन खड़ा कर दिया 0 मीटर पे, 20 20 साल का हो गया ना ये, तब इसको निकाला, बेड़िया बेड़िया को लिए, बोले अरे भाई थैंक यू थैंक यू। बोले चल भाई तेरे को रेस करनी, किसके साथ, ए के साथ, 100 मीटर की रेस करनी। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं कि भाई कौन जीतेगा, तो अगर आप मूर्ख होंगे तो बी बोल दोगे, अदरवाइज ए ही जीते। सर बी थोड़ा सा चल जाए वही बहुत है, सर 20 साल से बेड़ियों में था ये, चलना कभी आज तक नहीं चलाई, रेस थोड़ा जीत जाए। तो क्या ऐसा जो सिस्टम होगा जिसके अंदर बी का, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा कि बी के पास हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है, हो तो हो हमारी वजह से कुछ भी हो, किसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है ना, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, जैसे वीमेन है हमारे देश के अंदर, इनको कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। पेट्रियार्कल सोसाइटी, इंडिया का एक सेलिएंट फीचर है पेट्रियार्कल सोसाइटी। इसीलिए अब देखो सोसाइटी रिवर्ट बैक कर रही है, सोसाइटी के अंदर थोड़ा भी चेंज जो, अब देखो आप देख रहे हैं ना केसेस कैसे दिख रहे हैं आपको आजकल, है ना। तो अब देखो सोसाइटी जैसे ही चेंज होनी है ना, ट्रांजिशन फेस आ रहा है सोसाइटी में, अब विमेन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है, विमेन्स जॉब कर रही हैं, आप लोग देखो पढ़ने के लिए आ गए, इतने पैसे देके घर वालों ने आपको भेज दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ये था कि भाई अगर विमेन लिटरेट हो जाएगी ना तो उसका पति मर जाएगा, लिटरली ये रूल था कि अगर तू ए आ ई पढ़ ली तो पति मर जाएगा तेरा। तो आप देखो उस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन होती तो कोई आपको आज पढ़ाता क्या, नहीं पढ़ाता। अभी विमेन लिबरेट हो रही है, और लिबरेट होती है तो जो उसके अंदर जो भी चीज दबा हुआ है मर्द समाज के खिलाफ, जो भी चीज है वो बाहर निकल, जब ट्रांजिशन फेज होता है तब ऐसा ही होता है, कुछ एक्सट्रीम चीजें होंगी। अभी आप देखें कितने सारे केसेस, डॉरी के फेक केसेस फाइल हो रखे हैं, राइट, वो ट्रांजिशन फेज के अंदर है। इक्वलिटी एकदम से लिबर्टी और ये जो होगा ना उसका होगा, तो उसके अंदर अच्छा हमारे पास ये भी ताकत है, मम्मी को तो हमेशा पिटते हुए देखा है पापा से, ओके ये भी है, तो इसका तो भाई मिस यूज कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा है ना इस तरह से। तो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर भी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है। खैर,
आई होप दिस इज क्लियर। सोसाइटी याद आ जाती है कभी कभार मेरे को, तो उस तरफ चल जाते हैं। खैर इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं वापस, कि बी जो है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पे है। अब इसको रेस करेंगे तो दैट इज नॉट फाइन। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा हो यहाँ पर, वो कहे कि बी को हम 95 मीटर पे खड़ा करें, बी आओ और 95 मीटर पे खड़ा हो जाए और इसको 0 मीटर पे रखें एंड देन स्टार्ट द रेस, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम विल बी फेयर। अब ये फेयर सिस्टम है, यहाँ पे इक्वलिटी नजर आ रही है साहब, पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी चाहिए भाई, और ये आदमी शुड बी पावरफुल देन ए, नहीं तो ए ऐसा होने नहीं देगा। और ये जो आदमी होता है यहाँ पर, दैट इज नोन एज, बट दैट इज नोन एज स्टेट, इसको अपन स्टेट बोलते हैं, राइट। तो अगर स्टेट पावरफुल है, लिमिटेड स्टेट नहीं है, पावरफुल स्टेट है, अगर स्टेट पावरफुल है, अगर स्टेट, ये देखो ये सोशो इकोनॉमिक राइट हो गया, ये तो रिजर्वेशन का भी तो ये फिनोमेना है, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्लस ओबीसी। अब आया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो राइट, ये सब हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है तो इनको रिजर्वेशन दे देना चाहिए, वीमेन्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि डिसएडवांटेज सोसाइटी है, राइट, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर अब देने वाला, अगर स्टेट पावरफुल नहीं हो, स्टेट बोले भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता अभी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ए जो होगा वही जीतेगा हमेशा। तो जब स्टेट पावरफुल होता है ना, देन इट इज नोन एज सोशलिज्म, क्योंकि देन सोसाइटी के लिए जस्टिस होगा। पर जब स्टेट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, और स्टेट इज ए लिमिटेड स्टेट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, लिमिटेड स्टेट, देन सोसाइटी कैपिटलिज्म की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, आई विल लेट यू, ठीक है। अगर इन दोनों को 0 मीटर पे खड़ा करके दौड़ा दिया ना, तो मतलब स्टेट इज नॉट पावरफुल। स्टेट एंड स्टेट बोल रहा है भाई मैं क्या करूंगा यार, तू देख ले यार तेरा, स्टेट इज पावरफुल इनफ, स्टेट विल इंटरवीन। तो रशिया ऐसा बोलता था कि स्टेट को पावरफुल होना चाहिए, राइट। अगर कोई गरीब है तो उसके लिए अपन को पब्लिक सेक्टर जो होगा, गरीब है तो उसको अपन को बेनिफिट करना होगा, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स के अंदर देखने को मिलता है, प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, राइट। तो प्लान्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट कहां से है, सोवियत यूनियन से है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, सबको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। फिर एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, अभी तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज टेल मी। समझ में आ रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कई बार अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, राइट। तो हम ये समझ गए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो स्टेट अगर पावरफुल होगा तो स्टेट विल डू द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स और विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ठीक है। अब स्टेट पावरफुल नहीं है, स्टेट कह रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो खुला छोड़ रहा हूं तुमको, तुमको जैसे करना है कर लो, ए और बी आप दोनों भागो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, रेस से, रेस के ग्राउंड से ही मैं भाग। तो सिस्टम कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बार ये समझ जाएंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कि मान लीजिए कि ये हायर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, ये लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है ना, 6 लोग हैं और 6 ही जमीन के टुकड़े हैं। अब हमको इसके अंदर इक्वली बांटना है, राइट। तो अगर हम इनको खुला छोड़ देते कि देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई नहीं है बांटने वाला, तो क्या होगा, ये 3 लोग जो होंगे 6 टुकड़े ले लेंगे, इनको थोड़ा ना लेने देंगे, राइट। बट इन 3 टुकड़ों, इन 6 टुकड़ों पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल देंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। जबकि अगर मान लीजिए इनके पास ये 6 टुकड़े होते तो ये क्या करते, ज्यादा ज्यादा खेती कर लेते, ज्यादा खाट बिछा के सो जाते भाई, और क्या करते। पर ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमी शुड रन। दिस इज नोन एज कैपिटलिज्म, कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन दिस, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। आपके पास मेरिट टैलेंट और ये सब चीजें हैं तो आप इसके अंदर इंटरफेयर, आप क्या करें, आप एक तरह से। तो यहां से क्या होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकलेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जबकि दूसरी आइडियोलॉजी जो बोल रहा है कि स्टेट शुड बी पावरफुल, जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है, स्टेट शुड बी पावरफुल इनफ, वो क्या बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा कि भाई बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमारा 39 बी और 39 सी आर्टिकल में लिखा हुआ है। 39 बी में क्या लिखा हुआ है,
कि मटेरियल रिसोर्स ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच अ मैनर सो दैट इट शुड सर्व कॉमन गुड। ओनरशिप और कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज का इस तरह से होना चाहिए कि कॉमन गुड को हो। ऐसा नहीं कि भाई इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज हैपनिंग। 39C की पॉलिसीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट जो होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खोलेगा बहुत सारी, कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज कैसी होंगी, पब्लिक की इंडस्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आपको देखेंगे इंडस्ट्रीज खोलते हुए। आज आप देखो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, बिजनेसमैन। ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारा कभी राष्ट्रपति कोई बिजनेसमैन बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है बिजनेसमैन? अडानी अंबानी बन सकते हैं बिजनेसमैन, ओ सॉरी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? कभी देखा है आपने कोई बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर? पर यहाँ का बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर, तो आप यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर देखो आप कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज लोग ही वैसे हैं ना, लोग सोचते वैसे हैं। तो ये आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। ये थोड़ा सा आपको अभी समझना है, आगे चलकर हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे जब सोसाइटी। अभी के लिए काम आपका चल जाएगा। तो यूएसए की आइडियोलॉजी जो है कैपिटलिज्म है, यूएसएसआर की कम्युनिज्म है। ठीक है, यूएसएसआर कहता है कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। ये बोलता है कि स्टेट शुड बी लिमिटेड स्टेट। ठीक है, जिसको अपन लेजेस फेरे भी बोलेंगे। ठीक है, आगे सब कुछ बता देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में भी आना है कॉन्सेप्ट, सोसाइटी में भी आना है, तो तब अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ideological differences, USA and West touted capitalist economy and limited government control. I hope you are getting this. Allowing the free market system to regulate most economic activities. In capitalist system, properties and the means of production belong to the individual and companies, and the way that the goods were produced, priced, and sold were determined by the forces of the free market. Demand और supply के हिसाब से चीजें यहाँ पर चल रही। This meant that which goods were produced, what they cost, ये सब चीजें डिटरमाइन क्या होगी, ये डिटरमाइंड होगी किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। जबकि सोवियत यूनियन एंड अदर कंट्रीज इन दिस स्फीयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस फॉर कम्युनिस्ट नॉट कैपिटलिस्ट। In communist economic system, the means of production and the resources were owned and controlled by the government and therefore by the public. There was no private property and the government determined what goods were produced, और ये सब चीजें गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगी, है ना। तो यहां तक अपन ने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पढ़ लिया। अब चलो वापस से अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मतलब हम पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमें पढ़ना, और हम ये समझ गए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड के बाद वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट। एक तो यूएसए एंड इट्स अलाइज, और दूसरा आप देखेंगे यूएसएसआर। और यूएसए कह रहा है कि भाई मेरे साथ आओ, बहुत सारी कंट्रीज को बोल रहा है मेरे साथ आओ, प्रेशराइज सा कर रहे हैं। यूएसएसआर भी प्रेशराइज सा कर रहा है कि मेरे साथ आओ। ठीक है, अगर मेरे साथ आओगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कंट्रीज वर ऑफ often pressurized to join one of the powerful military and economic assistance from one bloc and support one superpower in international organization. Thus, many regional conflict become a part of larger Cold War competition. और यहाँ पर मिलिट्री ब्लॉक्स बन जाएंगे। यूएसए जो होगा वो मिलिट्री ब्लॉक बना लेगा, दैट इज नोन एज नाटो। इसको अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब रशिया यूक्रेन वाला वार सुनेंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी बेसिक डायमेंशन समझो, ये सब चीजें आपकी वापस रिपीट आने वाली है और डिटेल के अंदर आने वाली। 1949 के अंदर ये बना है नाटो। और नाटो जब बना तो आज नाटो के अंदर 32 मेंबर्स हैं। तो नाटो जब बन गया तो फिर यूएसएसआर भी सोचेगा कि यार हमें भी बनाना चाहिए कुछ। तो जब नाटो के अंदर जर्मनी भी चला गया ना, तब यूएसएसआर को थोड़ा सा लगेगा यार हमें भी कुछ बनाना चाहिए, और ये बनाएगा एक वार्सा पैक्ट। अब देखो ये होने लग गया ना, दिस इज व्हाट स्केप्टिक माइंडसेट, सिक्योरिटी डिलेमा, रियलिज्म, ये कुछ बना रहा है तो ये भी बना रहा है भाई। दोनों ट्रस्ट डेफिसिट के अंदर है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो दस मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिकम द पार्ट, कुछ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जैसी चीज बन जाएगी। ठीक है, ये नाटो बन गया, पढ़ेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अटलांटिक है बीच के अंदर, नॉर्थ के अंदर है, और ट्रांस अटलांटिक भी इसके अंदर बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ अमेरिका प्लस यूरोप की कुछ कंट्रीज मिलकर,
तो यहाँ पर देखो ये कंट्रीज है, लास्ट के अंदर आप ये याद रख लीजिए 2024 के अंदर स्वीडन विल बिकम 32nd मेंबर कंट्रीज, और दीज आर द मेंबर कंट्रीज जो कोई आपको रिमेंबर याद करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। दिस इज द योर पार्ट कि आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नाटो इज ए ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अलायंस, और इट इज अलायंस ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इट प्रोवाइड यूनिक लिंक बिटवीन दिस टू कॉन्टिनेंट्स, और ये सब चीजें, राइट। खैर अभी इसको पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लो इसके अंदर 12 फाउंडिंग मेंबर्स है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नाटो ऑपरेटेड एज अ चेक ऑन द थ्रेट posed by the सोवियत यूनियन, और अलायंस रिमेन्ड इन प्लेस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। आज भी ये अलायंस है। वार्सा पैक्ट तो खत्म हो चुका है, 1991 के अंदर खत्म हो गया, राइट। इस तरह से आर्टिकल 5 है इसकी, इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 इस तरह से बोलता है नाटो के अंदर, जो कि आपको पता ही होगा सभी बच्चों को, कि नाटो के अंदर ये 32 मेंबर्स है। अगर किसी भी एक भी मेंबर के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, तो सब मिलकर उसको मारेंगे जिसने भी अटैक करा है। भाई एक भाई पे अटैक हो गया तो सारे मिलकर उसको मारेंगे जो भी अटैक करे। दैट इज आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो, ठीक है। कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट है, इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही याद रखें, राइट। इसके पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे जब रशिया यूक्रेन वॉर पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। वार्सा पैक्ट वाज अ मिलिट्री अलायंस, इस तरह से मिलिट्री अलायंस यहाँ पर फॉर्म हुई, राइट। किसकी है मिलिट्री अलायंस? कम्युनिस्ट अलाइज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 14 मई 1995 इन रेस्पॉन्स टू द नाटो, और डिसॉल्व होगी 1991 के अंदर, ये डिसॉल्व होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है। देखिए कोल्ड वॉर के अंदर कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, धीरे धीरे आपको बताएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी यहाँ पर, दैट इज नोन एज सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर अब यूनाइटेड किंगडम को बोला यूएसए ने कि भाई इन सबको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो, ठीक है। जिससे कि क्योंकि यहाँ पर देखो ईरान पाकिस्तान ये सब यूएसएसआर के पास में है, तो इनको एक मिलिट्री ब्लॉक में बना दें, और ये मिलिट्री ब्लॉक किसका सपोर्टर होगा? यूएसए एंड इट्स अलाइज। तो देखो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, और एक यहाँ का वेस्ट कंट्री ले लिया, दैट इज नोन एज व्हाट? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जिससे कि सोवियत का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं हुआ, ये गुटबाजी करने लगे। ये गुट बनाएगा, इसने वार्सा पैक्ट बना रखा है, उसने नाटो बना रखा है, फिर ये सेंटो बना दिया, फिर सीटो बनेगा। तो कभी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, सेंटो क्या है? SENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको मीटो भी बोलते हैं, METO, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेंटो अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली नोन एज द मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो नोन एज द बगदाद पैक्ट, वन एंड द सेम थिंग। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, वाज ए मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर। अभी नहीं है, पहले थी, अब तो डिसॉल्व हो गई। अब तो सिर्फ इन सबके अंदर से जो भी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, सेंटो, सीटो, वार्सा, नाटो, इनके अंदर सिर्फ अभी नाटो बची हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटो अभी भी है क्या? जैसे नाटो अभी तक है, नाटो भी बनी थी, ऐसे बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पर सेंटो भी बनी थी, कोल्ड वॉर के टाइम क्या सेंटो अभी भी है क्या, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप थोड़े से हो जाएंगे यार, नाटो तो है ही, सेंटो भी होगा, तो आप लिख देंगे। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 Feb 1955 बाय द ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इन 1955 इराक एंड तुर्की साइन द बगदाद पैक्ट। फिर उसके बाद फिर इंग्लैंड आ गया, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया, यूएसए गिव द फाइनेंशियल हेल्प टू दिस पैक्ट। बट इन 1959 इराक रिजाइन फ्रॉम द बगदाद पैक्ट, इराक ने रिजाइन कर दिया, राइट। देन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नेम्ड एज द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो उसको बोलने लगे। मिडिल ईस्ट की जगह मिडिल ईस्ट का इराक था, वो निकल का, तो फिर इस तरह, राइट। इसका एम क्या था? यही था कि सोवियत रशिया के इन्फ्लुएंसेस को बनाए रखें, मिडिल ईस्ट को बचाए रखें, है ना। तो एक ग्रुप बना दो जिसके अंदर फिर यूएसए उसको फंडिंग कर देगा, यूके उसके अंदर रहेगा, राइट। तो आराम से एक ग्रुप बना रहेगा जिससे सोवियत का इन्फ्लुएंस कम रहेगा। द मेंबर कंट्रीज आर एस्पायर टू हेल्प फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन मेंबर कंट्री पाकिस्तान को लगेगा, पाकिस्तान फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इज द ग्रेट अलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोल्ड वॉर के टाइम से ही यूएसए का। इसलिए हमेशा यूएसए ने पाकिस्तान का बहुत कम बार ऐसा हुआ कि खुल के अपोज कर है कश्मीर इशू के ऊपर, ठीक है। ये भी आगे चलकर अपन सकते। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पीस वुड बी एस्टैब्लिश इन द मिडिल ईस्ट, इट वुड हेल्प द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स अमंग द मेंबर्स कंट्री, इसलिए सब लोग ज्वाइन कर लिया। अब इसके अंदर सेंटो के अंदर था मेंबर वुड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्रीज और पे, ऐसा नहीं था कि नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन था।
सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। अब इसके अंदर से ये भी अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाना है कि इराक ने विड्रॉ कर दिया 1958 के अंदर। क्यों 1958 के अंदर एक मिलिट्री कूप हुआ था इराक के अंदर, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट, और वेस्टर्न गवर्नमेंट ही मिलकर वो मिलिट्री कूप कर रही थी। तो इराक ने कहा यार हमारे ग्रुप के आदमी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना, तख्ता पलट कर रहे हैं। तो इराक ने रिजाइन कर दिया था 1958 के अंदर। लैक ऑफ यूएस मेंबरशिप, यूएस नहीं था इसके अंदर, तो यूएस इतना ज्यादा था नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व, बस पैसे पैसे देता था। तो बोले पैसे क्या, इसको इन्वॉल्वमेंट भी तो होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमिटमेंट था नहीं, जैसे नाटो के अंदर है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमिटमेंट कि अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन ऑल। ईरान विड्रॉल, ईरान का विड्रॉल 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तो अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमनी जो थे वो यहाँ के लीडर बनेंगे, और लीडर बनेंगे तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो यूएसए के एंटाई थे। ये पढ़ेंगे इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो कुल मिला के जब सभी निकल गए, तो 16 मार्च 1979 जब ईरान भी इसके अंदर से निकल गया, तो इसको एक तरह से डिस्बैंड कर दिया, राइट। फिर एक बना था साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे के सारे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर काम आ सकता है। मनीला पैक्ट भी इसको बोलते हैं, मनीला पैक्ट, क्योंकि ये मनीला के अंदर हुआ था। अब देखो मनीला तक पहुंच रहे हैं, मतलब फिलीपींस तक पहुंच रहे हैं, राइट। तो इट वाज एस्टैब्लिश, तो यूएसए चाहता है कि यूएसए को लग रहा है कि यार देख मैं बहुत दूर हूँ इन लोगों से। यहाँ पर देखो यूएसए को लग रहा है कि इन लोगों से बहुत दूर हूँ, यहाँ पे रशिया पास में, यूएसएसआर कभी भी इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, तो इनको गुट बना बना के इनको छोड़ देता है, तो हमारे गुट होंगे। तो इनको लग रहा था, अब इनको लग रहा है कि भाई सीटों के अंदर अगर हम देखेंगे, सीटों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स वाज आल्सो देयर, यूनाइटेड किंगडम वाज आल्सो देयर, प्लस फ्रांस भी था, है ना, ये वेस्ट वाली कंट्रीज बहुत सारी थी। प्लस इसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान वाज आल्सो देयर, थाईलैंड, फिलीपींस, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, वहां तक अपना इन्फ्लुएंस बना रहे तो ठीक रहे, ठीक है। तो इसको एशियन नाटो भी बोला जाता, पर इसके अंदर नाटो नाटो जैसी पावर नहीं थी कि अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन ऑल, नो। तो ये जो अलाई सिस्टम बनाया हुआ है ना, यूएसए कहता है कि भाई फिलीपींस तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, चाइना कुछ भी करेगा आई विल बी देयर। पुरानी बात है, तो ना पुराने जमाने से चला हुआ आ रहा है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड के अंदर। तो वो आफ्टर चाइनीज कम्युनिस्ट, देखो ये हुआ क्या होता, क्योंकि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आया था, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आया तो लोगों को लगा यार चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आ गया, एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, सबको कम्युनिस्ट बना देगा ये, तो इनको बचाना पड़ेगा। तो चाइना के आसपास फिलीपींस और ये जो कंट्रीज थी, राइट, इन कंट्रीज के अंदर ये वाली कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज को बचाना पड़ेगा। तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनाई जिसके अंदर ये लोग भी होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो बनी, सेंटो बनी, सीटो बनी, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी कोल्ड वॉर के टाइम, समझ में आ रहा है। पर इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अब यहां से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान सुनिएगा। इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ ऐसी कंट्री भी है जो ऐसे बोल रही है कि भाई ना मैं ये ज्वाइन करूंगी ना मैं ये ज्वाइन करूंगी, ना मैं यूएसएसआर के साथ जाऊंगी, ना मैं इस भाई के साथ जाऊंगी, ना मैं इस भाई के साथ जाऊंगी, ना मैं इस आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगी ना इस आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगी, ना इससे अलाइनमेंट करूंगी ना इससे अलाइनमेंट करूंगी। ऐसी भी एक टेंडेंसी जनरेट हो रही थी उधर, जो ऐसे कहते थे कि भैया इनके चक्कर में फंस गए तो मरे जाएंगे। इनका क्या है, अगर मान लो दो बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, है ना, एक एरिया के अंदर दो बड़े बड़े गुंडे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, आप इनके साथ आ गए, कभी भी आपको मरवा देगा यही आदमी, मरवा देगा कभी अपने मतलब के लिए। भाई ये बड़ा गुंडा है, तुम उसके लिए एक प्यादे हो, यू आर जस्ट पॉन्स। समझ में आ रहा है। तो ये अगर हमने मिलिट्री ब्लॉक ज्वाइन करा, तो आप ये क्या सोचते हो कि जो कंट्रीज ज्वाइन कर, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, ये क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान तो अपना इसकी खूब आम मरोड़ दो, इसको बिल्कुल घुटनों पे बिठा के रखता है पाकिस्तान को उस टाइम पर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर फिलीपींस के साथ, फिलीपींस को अश्योरेंस दे रहा है कि भाई तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ, तो फिलीपींस के साथ अश्योरेंस दे रहा है, तो इसके बदले में फिलीपींस से लेगा भी तो कुछ, इसकी सोवरेंटी कहां बचेगी फिर फिलीपींस की। तो कुछ ऐसी टेंडेंसी जनरेट होगी कि पूरा वर्ल्ड जब अलाइन होने की कोशिश कर रहा है कि हम भी अलाइन हो जाए, हम भी अलाइन हो जाए,
ठीक है, कुछ लोग इधर चल जाए, कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कहेंगे ना हम ब्लैक होंगे ना हम व्हाइट होंगे, हम किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी मिलिट्री ब्लॉक को फॉलो नहीं करेंगे। और इसके अंदर जो सबसे बड़े प्रपोंडर इस थॉट प्रोसेस के होंगे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू क्या बोलेंगे, वैसे तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो भी थे, जोसेफ टीटू भी थे यूगोस्लाविया के, है ना, घाना से भी थे क्वामे, राइट, और इजिप्ट के थे अब्दुल नासिर। ये पांच लोग थे जो कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं धरा इनके चक्कर में, राजा और रंग के बीच में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। एक राजा यूएस से है, यूएस से अगर तुमसे दोस्ती कर ली तो तुम तो हमेशा एक्सप्लॉइट ही होगे, इनके चक्कर में मत फंस जाइए हो, राइट, इस तरह से। वी हैव, अब जवाहरलाल नेहरू के वर्डिंग्स बोल रहे हैं, वी हैव नथिंग टू गेन बट एवरीथिंग टू लॉस। हमारे को कोई गेन नहीं होने वाला इससे, पर हमको हर चीज में लॉस जरूर होने वाला है। वी विल बिकम द पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ दिस बिग पावर्स, इन मिलिट्री पावर्स के बीच में हम प्यादे जैसे बन जाएंगे, कभी भी मरवा देंगे। प्यादे का क्या काम आता है, प्यादे का क्या काम होता है, अगर आपने चेस का गेम खेला हो, कि अपने राजा को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसमें मैं खुद भी मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, प्यादे को मारते हैं, खट, मर रहा है तो मरने दो, ऐसे ही करते हैं ना अपन, अपना वजीर तो बच गया ना। प्यादा कोई, अब इसी तरह से प्यादा की तरह आपको अगर कोई कहेगा कि भाई मेरे को तो प्यादे की तरह यूज कर दिया, मतलब जब काम आया, जब तक काम था फिर मरवा दिया। तो इस तरह से अगर हम ब्लॉक कर लेंगे, ये बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे भाई एक बात सुनो तुम, हम कंट्रीज जो है ना, डेवलपिंग कंट्री, अभी अभी हमको आजादी मिल रही है, राइट, हमारे पास पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, रूइंड एग्रीकल्चर और इलिटरेसी है, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। हम इन चीजों में ध्यान दें कि भाई इसकी सेवा करें, यूएसए की सेवा करें या फिर यूएसएसआर की सेवा करें। तो हम इनकी लड़ाइयों में, अब ये दोनों लड़ रहे हैं, हम इनकी लड़ाइयों में फंस जाएंगे बीच में, ये तो संभाल लेंगे अपने आप को, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो कल को दोस्त बन जाए, मैं क्या पता, हम पिस जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें कोई मिलिट्री ब्लॉक्स ब्लॉक्स ज्वाइन नहीं करने जबरदस्ती। ऐसे एक डायमेंशन वर्ल्ड के अंदर ये भी चल रही है, तीसरी डायमेंशन, जिसको आप बोलेंगे कि हम कोई अलाइंग नहीं होने वाले किसी से, वी शुड नॉट अलाइन, और दैट इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट, इसको अपन नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, आगे चलकर किस तरह से एक मूवमेंट की तरह बन जाएगा, और उसका नाम ही एक मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आफ्टर द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स, वन लेड बाय द यूएस एंड अदर यूएसएसआर। इंडिया डिसाइड टू कीप अवे फ्रॉम एनी ऑफ द ब्लॉक, दिस पॉलिसी ऑफ इंडिया इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट। अब इसके रीजंस क्या थे, रीजंस ये हैं कि भाई देखो, हम अभी लड़कर आए, अभी अभी हमने इंडिपेंडेंस लिया, अभी वापस से गुलामी करने लग जाएंगे क्या किसी की? तो एक तरह से वापस से एक तरह इंपेरियलिज्म हो गया। फिर अब यूएसए अगर कुछ गलत करेगा तो हम यूएसए के खिलाफ नहीं बोल सकते, फिर यूएसए के भाई हैं फिर, अलाइज, पाकिस्तान कुछ नहीं बोल सकता, वो सब इसके अंदर में रहना पड़ेगा, इसके सेनापति हो तो, सैनिक हो, सेनापति तो कोई यूरोप वाला ही होगा, सैनिक हो तुम सिर्फ। ये भाई अगर कुछ भी गलत करेगा, ये अगर आपको मारेगा भी तो मार खानी पड़ेगी फिर, क्योंकि आप अब इसके ग्रुप में आ गए, इसकी चाकरी करनी पड़ेगी अब आपको। तो अभी अभी आजादी मिली है, राइट, और अभी अभी इंपेरियलिज्म से मुक्ति मिली है। तो नॉन अलाइनमेंट केम टू सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ इंडिया टू रिटेन एंड स्ट्रेंथन, टू रिटेन अपनी इंडिपेंडेंस को रिटेन करे, स्ट्रेंथन करे फ्रॉम इंपेरियलिज्म। समझ में आ रहा है? After independence, our major needs were to fight poverty, illiteracy, and unemployment, to improve our industries, agriculture, and to do the rapid economic development, which could not be made by joining the military bloc. Military bloc join कर लिए तो derail हो जाएंगे. We have nothing to gain but everything to lose. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी गुटबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अब मान लो यूएसए है और यूएसएसआर है, एक भी ग्रुप को ज्वाइन करने लग गए तो आप जो होगा, आपकी सोवरेंटी और सोवरेंटी हेम्पर हो जाएगी। अब आप उतने खुलकर नहीं बोल पाओगे या खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, जितने की जब इंडिपेंडेंट थे तब कर पाते।
तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम आपको डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सारी कंट्रीज को डेमोक्रेसी मिलेगी। डेमोक्रेसी का मतलब समझ रहे, म्यूचुअल, मतलब एक तरह से रेस्पेक्ट, पीस, हार्मनी। अगर ये करना चाहे ये तो भी नहीं कर पाएंगे अगर ये ब्लॉक के साथ होंगे। इंडिपेंडेंस मिलेगी इनको। क्या फेयर है क्या फेयर नहीं है, ये सब चीजें हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट रहा इतने साल तक, राइट, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो आप ये रीजंस के अंदर बताएंगे, राइट, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। इट इज नॉन अलाइनमेंट एडवांस द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। प्लस हमको कुछ आइडियोलॉजी इनकी पसंद भी नहीं थी, यूएसए की आइडियोलॉजी और यूएसएसआर। यूएसएसआर कह रहा है कि भाई कम्युनिज्म, कम्युनिज्म खुद एक आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट को नहीं पता क्या होता है कम्युनिज्म, एक तरह से फॉरेन आइडियोलॉजी है। प्लस इसका कैपिटलिज्म तो हमारे यहाँ पे चलता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब गरीब ही गरीब थे, सारे गरीब थे, पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, तो स्टेट को तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा गरीबी के अंदर। तो इनके आइडियोलॉजीज भी हमें इतनी ज्यादा फॉरेन आइडियोलॉजीज के साथ हम अलाइन नहीं थे, राइट। प्लस हमने कॉलोनी बनने का दर्द झेला है 200 साल तक, तो हमको वापस किसी का कॉलोनी नहीं बन जाना। प्लस यहाँ पे यूएसए के साथ हम मिल तो जाए, बट यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, व्हाइट सुप्रीमेसी है यहाँ पर। ये तो आराम से कुल को इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भैया हम नहीं कर सकते ऐसे ऐसे आदमी को जो है। समझ में आ रहा है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये तो जीवन में इसलिए आजादी ली हमने लड़ लड़ के, हैं, इसलिए हमारे शहीद कुर्बान हुए कि जाके फिर यूएसए से मिलना था, ऐसे, राइट। तो यहाँ पर इसके अंदर सम आइडियोलॉजी ऑफ बोथ ग्रुप्स वर नॉट अलाइन्ड विद इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मेनी कंट्रीज इन द वेस्टर्न ब्लॉक्स वर एक्स कॉलोनीज एंड सम स्टिल प्रैक्टिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, है ना, right? While Eastern blocs follow the ideology of communism, which was completely alien to the Indian system. Major objective of the Indian foreign policy was to promote the rapid economic development, ज्यादा से ज्यादा economic development करे, और through non-alignment by not tying to any blocks enable India to develop economic ties with the countries on the both side from western। अब एक ये भी चीज था कि भाई अगर मान लो आप इससे ज्वाइन कर गए, यूएसए से ज्वाइन कर गए, तो यूएसए विल बिकम रिलैक्स कि हाँ ठीक है अब इंडिया आ गया, अब तो अपना ही बंदा है ये, और पर आपके ये रिलैक्स हो गया और यूएसएसआर आपका दुश्मन बन गया। समझ में आ रहा है, यूएसएसआर दुश्मन हो गया, भाई तूने यूएसए ज्वाइन कर लिया, तूने उसका गैंग ज्वाइन कर लिया, वो तेरी अब देखते हैं। और यूएसए पहले कहता था भाई आजा भाई आजा भाई, अब नहीं कह रहा क्योंकि आ गया भाई। तो अगर हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम किसी से भी नहीं कहेंगे, तो यूएसए भी हमेशा ट्राई करता रहेगा कि भाई आजा ना भाई आजा, अरे भाई अरे मेरे पास पता है, अरे आजा आजा तेरे को पेप्सी पिला दो, राइट, इस तरह से कहता रहेगा। ये भी हमको क्या करता रहेगा, एड प्रोवाइड करता रहेगा, फाइनेंशियल एड, टेक्नोलॉजी, मशीन्स। इंडिया का ग्रीन रिवोल्यूशन किसकी बदौलत हुआ, यूएसए की बदौलत ही तो हुआ। और यूएसएसआर भी चाहेगा कि अरे अरे कहीं यूएसएसआर को डर लगे, नहीं नहीं कहीं यूएसए के साथ नहीं चल जाए, इतना बड़ी कंट्री है, भाई तू मेरे साथ रहे, तेरे को क्या चाहिए, यार मेरा थोड़ा पब्लिक सेक्टर, इसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपने बोल दिया पब्लिक सेक्टर थोड़ा मेरा इंप्रूव कर दे, ठीक है भाई तेरे 5 ईयर प्लान को मैं फाइनेंस कर दूंगा, ये कर दूंगा, फूड एड तेरे को प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी, चिंता मत कर, तेरे सैटेलाइट के अंदर मैं तेरे सैटेलाइट में लॉन्च कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को क्रायोजेनिक इंजन दे दूंगा, पर भाई तू उधर मत जाना, ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर ये बोलेगा यूएसए, अरे भाई यार उधर मत जाना भाई, वो क्या दे रहा है तेरे को, वो यार मेरे को भाई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दे रहा है, और ले 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 मैं तेरे को फूड एड दे देता हूँ, मैं तेरे को वो दे देता हूँ, मशीन दे देता हूँ, कैपिटल मशीनरीज और ये सब चीजें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ऐसे करते रहेंगे ना, और अगर जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई कुछ नहीं देगा फिर, यूएसए तो कहेगा ज्वाइन तो कर लिया अब क्या करना है, और तू भाई है मेरा भाई, भाई ऐसे कुछ करते हैं मांगते हैं ऐसे आपस में। यूएसएसआर बोले अब तू देखना मिल बाहर, कभी कभी तो मिलेगा अकेला। समझ में आ रहा है। तो अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्ट्रेटेजी बाय द वे, थ्रू नॉन अलाइनमेंट बाय नॉट टाइंग टू एनी ब्लॉक इनेबल्ड इंडिया टू डेवलप इकोनॉमिक टाइज विद बोथ द कंट्री ऑन बोथ साइड।
From Western Bloc, we get the capital, machinery, technology, food aid, while the Soviet Bloc will help India in the development of public sector units. ठीक है, तो ये तो इंडिया के रीजंस थे। अब वर्ल्ड के अंदर ये एक आइडियोलॉजी चली गई है ना वर्ल्ड के अंदर, और 5 देश थे उनके कारण भी, 5 देश जो कि इसके प्रोपाउंडर। ठीक है, एक तो इंडिया हो गया, एक यूगोस्लाविया स्लाविया, एक इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और एक घाना हो गया। ये 5 देश जो थे ना, इसके 5 देश के 5 लीडर, ये सब क्या होंगे, ये एक प्रोपाउंडर बन जाएंगे किसके, नॉन अलाइनमेंट। और वर्ल्ड के अंदर ये चीजें और कंट्रीज को समझाएंगे, भाई तो ज्वाइन कर रहा है, पागल है क्या, ऐसे बुरा मारेगा वो तो यूएसए ही मार देगा, तो वही मरवा देगा, प्यादा है क्या तू, राइट। और ये जो आइडिया होगा, एक बैंडंग के अंदर कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, बैंडंग जो है इंडोनेशिया के अंदर है, वहां पे कॉन्फ्रेंस होगी, और उस कॉन्फ्रेंस को बोलेगा अफ्रीको एशियन कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में ये, ऐसा नहीं, उस कॉन्फ्रेंस में 1955 में कॉन्फ्रेंस होगी, बैंडंग कॉन्फ्रेंस जिसको अपन बोलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताएंगे कि देखो ये प्रिंसिपल्स है। तो यहाँ पर देखो, द बेसिक आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द बैंडंग कॉन्फ्रेंस held in the Bandung, Indonesia from 18th April 18 to 24 April 1955. It is known as Afro-Asian Conference. फर्स्ट नाम नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस होगी वो 1961 में होगी, कहां पर, यूगोस्लाविया के अंदर। ठीक है, हेल्ड एट बेलग्रेड, प्रेसिडेंट बाय द जोसेफ टीटू, प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाव। और यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी बोलेंगी, और ये सारी की सारी लीडर बोलेंगे कि वर्ल्ड को कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर प्रोवाइड दिए जाएंगे, करे जाएंगे, जो प्रिंसिपल डिस्कस करे गए थे किसके अंदर, बैंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बैंडंग प्रिंसिपल्स। और ये जो प्रिंसिपल होंगे, दैट विल बी द 10 प्रिंसिपल्स, 10 प्रिंसिपल्स होंगे, जिसके अंदर आप देखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। अरे सर, सो रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये तो किसका पार्ट है, ये तो पंचशील का भी था। तो पंचशील में एक लाइन पढ़ी तो थी हमने, दैट बिकम द फाउंडेशन फॉर द व्हाट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके प्रिंसिपल फाउंडेशन बन गए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी अमंग द रेस, इक्वलिटी अमंग द नेशंस, नॉन इंटरवेंशन, वही आ गया, एंड नॉन इंटरफेस इन द इंटरनल अफेयर्स, रेस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू डिफाइन इटसेल्फ। ठीक है, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन कन्फ्रंटेशन विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नॉन यूज ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट, किसी डिफेंस पैक्ट में हम नहीं जाएंगे। नॉन यूज ऑफ प्रेशर बाय एनी कंट्री अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, है ना, रिफ्रेनिंग फ्रॉम द कैरिंग आउट और थ्रेटनिंग टू कैरी आउट द एग्रेशंस और फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी कंट्री, पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल। तो ये सारे के सारे 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पे इसके अंदर फॉलो करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 10 प्रिंसिपल्स के अंदर है। अब इसके बाद क्या होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर इसका एनालिसिस जो होता है वो अपन कल करते हैं। अभी अपन एक ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट का, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। 10 मिनट के बाद फिर हम न्यूज़पेपर की क्लास करेंगे। ठीक है, कल हम अपना इंडिया और चाइना स्टार्ट कर देंगे, इसको खत्म करके इंडिया और चाइना स्टार्ट कर देंगे। बड़ा इंटरेस्ट, मतलब यहाँ से फिर इंटरेस्ट बनना आपका स्टार्ट हो गया। वैसे तो अभी भी आपको इंटरेस्टिंग ही लग रहा होगा इंटरनेशनल रिलेशन। और फिर अपन शाम को अपनी ज्योग्राफी क्लास है, तो देख लिया जीवन कैसा कर दिया तुम्हारा, नर्क बना दिया मैंने तुम्हारा जीवन, है ना। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, खुद का भी बना रहा हूँ, तुम्हारा भी बना रहा हूँ, राइट। और उसमें ही मजा है भाई, यही प्रिपरेशन है, यही तपस्या है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक बार आदत लगी, 10-12 दिन ये कर लगे ना, तो शाम की क्लास नहीं होगी, आप खुद बोलोगे सर शाम की क्लास क्यों नहीं होगी, सर शाम की क्लास ले लो। समझ में आ रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है हो चुप रहा भाई इतना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। देखो, अगर आइडियल एक इंस्टीट्यूशन के अप्रोच करता ना, तो मैं तुम्हारी एक क्लास लेता, बस क्वेश्चन भी आपको नहीं देता, सब गुडी गुडी सा तुमको लगता क्या है यार, इजी है सब कुछ, इट्स फाइन, है ना। और तुम एडमिशन ले लेते, फिर मैं भी भूल जाता, तुम भी भूल जाते। बट ऐसा हमको तुमको माइंडसेट में लाना ही नहीं। हमें मेहनत करनी है, पहले दिन से मेहनत करनी है, और अच्छे से मेहनत करनी है। वो तुम्हारे दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए। कहीं तुम ऐसे ही सोचो कि साहब यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, 1-2 घंटे पढ़ लेंगे, फिर सोते तो ही आराम से सोएंगे आराम से, है ना। थोड़ा मेडिटेशन वेडिटेशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे हो जाता होगा। तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। इस बार के जो पेपर आते हैं और पेपर जैसे आ रहे हैं ना, उससे ऐसे तो नहीं होगा। ना तुम्हें चैन पढ़ना चाहिए, ना मुझे चैन पढ़ना चाहिए। चैन ही नहीं है जीवन में, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं,
और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, सॉल्व भी हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी याद है। कुछ सॉल्व नहीं हो रहा हो, कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा, तब तो बात है सोचने की यार सर पढ़ते जाएंगे क्या, रिवाइज तो करने दो। पर रिवीजन भी हो रहा, पढ़ भी रहे हो, इस तरह से ही पढ़ा रहे हैं आपको। नहीं तो एक क्लास में भी मैं ही पढ़ा सकता था पूरा का पूरा, समझ आ रहा है। पर इस तरह से ही पढ़ा रहे हैं जितना कि तुम पढ़ पा रहे हो, समझो मेरी बात। और धीरे 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 कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। अब जैसे शाम की क्लास अपनी 6 से 7 रखी, तो 6 से 7 पे खत्म कर देते। ये 9:40 पे करनी, 9:40 पे कर दी खत्म तुम्हारी। आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड देन वी विल रीड न्यूज़पेपर टुडे। और उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ूंगा। क्वेश्चन करना है, छोड़ना मतलब क्या है, फिर आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू की शीट करनी है। फिर उसके बाद इतने में शाम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो करना है। तो आपको टाइम कुछ और सोचने का मिलेगा ही नहीं। क्या चल थोड़ी देर मम्मी से बात कर ले, पापा से बात कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेंड से बतिया लेते हैं, कोई टाइम तो मिले किसी चीज करने का। और मेरे को भी नहीं मिल रहा, मेरे को कहाँ मिल रहा टाइम, मेरे को भी नहीं मिल रहा, आपको भी नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, हम सब एक ही मोड में है, दोनों मेहनत करेंगे, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे सब। सारी क्लास एक ही फ्लो में चलनी चाहिए ना। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, बैकलॉग जिस दिन आपके क्रिएट हो गए ना, आपके जीवन में आपके नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट होने लग गए, यूपीएससी से दूर होने लग गए। बैकलॉग्स कभी क्रिएट नहीं करते, बिल्कुल अच्छे से समझ लो एक बार। ठीक है, सो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।